और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सीएम त्रिवेंद्र रावत की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के साथ बैठक हो रही थी। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई, कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। कोरोना काल से निपटने को लेकर चर्चा हुई है। आर्थिक नुकसान से उबरने पर भी मंथन हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आवास पर 11 बजे बैठक बुलाई गई थी और वो बैठक अब खत्म हो गई है। कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को इसमें बुलाया गया था। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। किस तरीके से कोरोना से निपटा जाए, इसके साथ ही साथ आर्थिक नुकसान से उबरने पर भी मंथन इस बैठक में हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को इसमें बुलाया गया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा हुई और आर्थिक नुकसान से किस तरीके से प्रदेश को बाहर निकाला जाए, आर्थिक नुकसान से बचा जाए, उबारा जाए, इस मसले पर भी चर्चा हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जो बैठक बुलाई थी कैबिनेट मंत्रियों के साथ, राज्य मंत्रियों के साथ, वो बैठक खत्म हो गई है। अब कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। एक लंबी बैठक चली क्योंकि 11 बजे बुलाया गया था, 1 बज चुके हैं। और जो प्रमुख दो बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कोरोना काल से निपटने को लेकर चर्चा हुई और आर्थिक नुकसान से उबरने पर भी मंथन हुआ है कि किस तरीके से आर्थिक जो नुकसान हुआ है उससे उबरे। जान तो बच रही है उत्तराखंड में, लेकिन जहान को कैसे बचाया जाए। तो ये इस वक्त की अहम खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जो बैठक बुलाई थी वो खत्म हो गई है और प्रदेश के हित से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा हुई। खासतौर से कोरोना का जो साइड इफेक्ट है उससे कैसे निपटें, इस पर बातचीत हुई। और सीधे रुख करते हैं देहरादून का। हमारे साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी जुड़ रहे हैं। मदन कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आज जो बैठक सर बुलाई गई, इसमें कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण बातें थीं जिस पर आप लोगों ने चर्चा की है? आज हम लोगों ने अपने राज्य में जो हमने आर्थिक गतिविधि शुरू की है तो उन पर हमें चर्चा थी जी। एक हमारे जो प्रवासी भाई राज्य में आ रहे हैं उनके संबंध में चर्चा थी। एक हम आज जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग होनी है पीसी के माध्यम से, उस बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। तो इस प्रकार से हमने इन सारे विषयों पर चर्चा करते हुए अपने राज्य में और अच्छा क्या हो सकता है, इन पर बातचीत करके इस बैठक में इस सब पर चर्चा करते हुए इस बैठक को समाप्त किया है। जी। मदन कौशिक जी, आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होने जा रही है 3 बजे, क्या इस बैठक में जो कोरोना के दौर में आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी हद तक आप लोग प्रदेश को बचाने में सफल भी रहे हैं, आगे लड़ाई इसी मजबूती के साथ चलती रहे? क्या उत्तराखंड किसी आर्थिक पैकेज की भी मांग करेगा? किस तरीके की चीजें बताई जाएंगी प्रधानमंत्री जी को? देखिए, अभी जहाँ तक सवाल है आर्थिक पैकेज का, इसका विषय अभी जल्दबाजी में है जी। अभी हम लोगों को अपने राज्य के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। हमने राज्य में हमारे जो गतिविधियां रुक गई थी उनको हमने शुरुआत किया है। हमारे राज्य के अंदर जो टेक्निकल लोग थे उनको लाने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर थे उनको ठीक प्रकार से रहें, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। किसानों की गतिविधि शुरू हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद तब हम लोग इसका आकलन करेंगे कि हमारे राज्य के अंतर्गत कि आर्थिक रूप से हम कितने नुकसान में हैं, किस प्रकार से उसकी पूर्ति राज्य के माध्यम से करेंगे, भारत सरकार हमें क्या देंगे। और भारत सरकार ने जो अभी तक दिया है 1,70,000 करोड़ के पैकेज में, वो भी राज्य को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कि जो हमारे बीपीएल के लोग हैं, अंत्योदय के लोग हैं, एपीएल के लोग हैं, उन सबको 3-3 महीने का राशन एक साथ किस प्रकार से फ्री दिया है। मजदूरों के अकाउंट में पैसे डालने का काम किया है। जनधन योजना में 500 रुपये देने का काम किया है। वृद्धावस्था, विधवावस्था, दिव्यांग अवस्था को पेंशन 3-3 महीने की डबल देने का काम किया है।
ये सारी गतिविधि केंद्र के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। जी मदन कौशिक जी, एक सवाल और भी उठना शुरू हुआ है कि जिस तरीके से तमाम राज्य, खासतौर से उत्तर प्रदेश अपने श्रमिकों को प्रदेश में ला रहा है ट्रेनों के जरिए, अब उत्तराखंड ने भी वो कोशिश की है, वो तमाम लोग जिनको बड़ी राहत मिली है जो बाहर के प्रदेशों में फंसे थे। लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उनको सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से क्वारंटीन उनको किया जाएगा ताकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आ भी जाता है तो वो संक्रमण उत्तराखंड में ना फैले। इस बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने इसका कई स्तरों पर हमने इसकी तैयारी की है। सबसे पहले उनको डायरेक्ट उनके जनपद में नहीं भेजेंगे जी। इसके लिए हमने हरिद्वार जिले में, उधम सिंह नगर जिले में केंद्र बनाए हैं। उन केंद्रों पर उनको लाएंगे, 1 दिन 2 दिन पूरी स्क्रीनिंग करेंगे उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, फिर अपने संसाधनों से उनको उनके जनपद में भेजेंगे। जब वो अपने जनपद में जाएंगे वहाँ स्क्रीनिंग होगी, तब वो ब्लॉक और गांव में जाएंगे, वहाँ स्क्रीनिंग होगी, वहाँ उनको क्वारंटीन किया जाएगा। इस प्रकार से इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी कोई ऐसी संभावना नहीं बचेगी जिसके अंतर्गत वो अगर संक्रमित है उसको पहचाना ना जा सके या उसको हम कंट्रोल करने में और जो हमने प्रक्रिया अपनाई है उसे पूरी ना हो सके। तो इस प्रकार राज्य में संवेदनशीलता के साथ, चुनौती के साथ हमने सारे काम को करना प्रारंभ किया है और आप निश्चिंत मानिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत इसमें लगाई हुई है कि हम प्रवासियों को लाकर उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाएं, किसी प्रकार की उन्हें चिंता ना हो और किसी प्रकार का संक्रमण भी उन क्षेत्रों में ना जाने पाए। बिल्कुल मदन कौशिक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बैठक से एक चीज जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई वो हम दर्शकों को बता दें। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया है कि ई-रहबार कार्यक्रम के दौरान सीएम का बयान कि करीब 2 लाख लोगों के वापस आने की संभावना है। इनमें 25,000 लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, 50,000 लोगों को भर्ती करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि 25,000 लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, 50,000 लोगों को भर्ती करना पड़ सकता है। मदन कौशिक सर, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये आकलन अगर पहले हो जाए तो तैयारियां बहुत हद तक करने की गुंजाइश होती है। क्या इस आंकड़े के हिसाब से उत्तराखंड के पास वो सारे संसाधन मौजूद हैं कि 50,000 लोगों को हम आइसोलेट कर पाएं और 25,000 लोगों का अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट कर पाएं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि 25,000 इन्फेक्टेड होंगे, आशंका हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने अपनी तैयारी इस रूप में की है जी। हाँ, हमने तैयारी की कि यदि देश के आंकड़े लगाकर, यदि दुनिया का एवरेज लेकर उत्तराखंड राज्य में कि जितने लोग संक्रमित होंगे उन लोगों के क्वारंटीन करने की, आइसोलेट करने की, एडमिट करने की हमारे जो संसाधन है उनके अंतर्गत हम लोगों ने, चाहे वो डॉक्टरों के लिए संसाधन हो, चाहे अपने आने वाले जो समय में जो हमारा इस प्रकार के व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग संक्रमित होंगे उनकी बात हो, हमने पूरी तरीके से अपनी तैयारी सितंबर महीने तक जो आवश्यकता होगी उसको कंप्लीट किया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत हमारे राज्य में इस प्रकार की नहीं है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मदन कौशिक जी आपसे कि इसी के साथ ही साथ आप लोग पैरेलल ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वापस हमारे राज्य में आ रहे हैं इनको यहीं रोका जाए, इनको यहीं रोजगार दिया जाए। इसके लिए एक टास्क फोर्स भी आप लोगों ने बनाई, वो भी क्या इनके आने के साथ सक्रिय हो जाएगी कि लोगों को बताया जा सके कि हमारे पास सारे संसाधन है, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है? हमने वो कंप्लीट शुरू किया है, हमने सारे आंकड़े इकट्ठे किए हैं। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ कर दी है। 50 लाख और 25 लाख और 10 लाख तक के इनको लोन की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। अपना रोजगार शुरू करेंगे, इनको हम जो सब्सिडी देंगे 2 साल के अंदर वो सब्सिडी इनको दी जाएगी। इस प्रकार यदि यहाँ हम इन हजारों नौजवानों में से कुछ को रोकने में सफल हो जाते हैं तो वो नौजवान ना केवल अपना रोजगार करेंगे अपितु अपनी और 2, 4, 5 लोगों को रोजगार देंगे। ये राज्य सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हमने तैयार किया है और इसकी सफलता के लिए हमने सारे जिला अधिकारी और अधिकारियों को एक सुनिश्चित किया है कि आप इसको कंप्लीट बिना किसी बाधा के पूरा करिए।
धन्यवाद मदन कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से सरकार आगे इस मास्टर प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है और कैसे कोरोना से निपटने के साथ ही साथ हम संभावनाओं को भी उत्तराखंड में बल देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अचानक से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ना परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ पर कुल मरीजों की तादाद 68 हो गई है। वहीं रविवार को 330 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड में परेशानी की बात यह है कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। उत्तरकाशी में गुजरात के सूरत से 4 युवक बाइक के जरिए पहुंचे। 7 तारीख को उत्तरकाशी आ गए, जिनमें से एक युवक को आइसोलेशन सेंटर में रखा तो वहीं 3 युवकों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जिसमें से एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद तुरंत ही प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम आशीष चौहान ने बैठक की और 11 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। साथ ही इस युवक के संपर्क में आए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जिले में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं आज गुजरात के सूरत से ही प्रवासियों को लेकर सुबह 4 बजे ट्रेन रवाना हो गई है, जो नैनीताल के काठ गोदाम पहुंचेगी। ये प्रदेश को लॉकडाउन के दौरान मिली पहली रेल सेवा है। तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि हमारा पर्वतीय राज्य है, हमारे पास इतनी लंबी दूरी की रेल लाइनें हमारे पास नहीं हैं और इसलिए हमारे लिए एक पर्वतीय राज्य होने के नाते आपका विशेष सहयोग उत्तराखंड को चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का। दिल्ली से यहाँ पर वापस आना चाहते हैं तो अब हम बड़ी संख्या में उनको एक साथ यहाँ पर ला पाएंगे, क्योंकि बसों में तो सीमित 25-30 लोग ही आ पाते हैं। रेल में 1000-1200 से लोग आ सकते हैं एक साथ में, तो उससे अब सुविधा होगी, लोगों को आने जाने की भी सुविधा होगी। और मैं सभी अपने रेल यात्रियों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो रेल यात्रा आप करेंगे उसका खर्चा पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। और पंजाब के काशीपुर आए एक ट्रक ड्राइवर में कोरोना की पुष्टि हुई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर पंजाब के फतेहगढ़ से लोहा लेकर बाजपुर आया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन में आई पुलिस टीम ने ट्रक ड्राइवर को दुकान पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया और उसे हल्द्वानी के सुशीला हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। ट्रेनों का संचालन शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड के लिए भी गुजरात के सूरत से एक स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो नैनीताल में काठ गोदाम पहुंचेगी। इसके अलावा पुणे से एक ट्रेन हरिद्वार पहुंचेगी। इसको लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन को लेकर अभी क्या स्थिति है, इसको लेकर स्टेशन अधीक्षक सीताराम सोनकर से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि कैदुरा ने। उत्तराखंड के जो लोग अनेक राज्यों में फंसे हुए हैं, वहीं आज से ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। जहां एक ट्रेन गुजरात से जो है उत्तराखंड पहुंचेगी, वहीं एक ट्रेन जो है पुणे से भी उत्तराखंड पहुंचेगी। इसी के चलते जो देहरादून का रेलवे स्टेशन है उसकी क्या तैयारियां हैं, ये सब बातचीत करेंगे। सीताराम सोनकर स्टेशन अधीक्षक परिचालन हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो अभी तक क्या स्थिति है, अभी क्या कुछ चल रहा है इस रेलवे स्टेशन पर? ऐसा है, हमारे यहाँ गाड़ी अगर चलाने का आदेश होता है, हमने 2 श्रमिक ट्रेनें तैयार कर रखी थी। एक जिसे हमने कल रात को हरिद्वार भेजा है, एक हमारे पास खड़ी है जो अभी बसिंग लाइन में दे के आए हैं। हमारे पास गाड़ी पूरी तरह से तैयार है, अगर जैसे ही हमें आदेश मिलेंगे हम तुरंत चलाने के लिए तैयार हैं। हमारा सारा स्टाफ तैयार है। दूसरा, अभी कोई हमें आदेश नहीं मिले किसी भी कहीं के लिए भी गाड़ी चलाने के, ना जहाँ कोई गाड़ी आएगी ना जाएगी अभी। और हमारी तरफ से व्यवस्था पूरी है। प्लेटफॉर्म पे हमने जो है क्या कहते हैं पेंट से जो है लकीर खिंचवा रखी है और गोले खिंचवा दिए 1-1 मीटर दूर के। अगर कोई गाड़ी आती है तो हम उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे लेंगे, वहाँ पे जो है गोले बना दिए, आराम से आएंगे और गेट से निकालेंगे। हमारे डॉक्टर भी 2 डॉक्टर हैं हमारे पास में, स्क्रीनिंग करने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरीके से संचालन शुरू हो गया तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस तरीके के आदेश मिलेंगे, लेकिन जैसे कि आपने तैयारियों के बारे में बताया, अभी तक जैसे इमरजेंसी जो ट्रेनें हैं, पार्सल हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये किस तरीके से सुचारू हैं और कब से सुचारू हैं? हाँ, पार्सल वाहन तो हमारे यहाँ 9 मार्च से बराबर चल रही है। उसमें एक बीपी है 23 टन की और एक SLR है जिसमें 4-4 8 टन यानी 31 टन माल हम डेली भेज सकते हैं। दिल्ली तक चला रखी है बाया सहारनपुर। अगर कोई भी इमरजेंसी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उसमें व्यापारी भेज सकते हैं। और यहाँ अब तो लॉकडाउन खुला हुआ है, आराम से जो है अपना माल भेजें
और डेली चल रही है। डेली 10:25 पे जाती है और रात को 11:55 पे एक दिल्ली से आती है। धन्यवाद सर एबीपी गंगा से बातचीत के लिए। तो बिल्कुल रेलवे का ये कहना है कि जो भी आदेश उनको जारी होते हैं तो उसके बाद उनकी पूरी तैयारियां हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है और यात्रियों को सुरक्षित भी घर पहुँचाना है। अभी फिलहाल वो ट्रेनें जो आवश्यक हैं वो यहाँ से ट्रेनें चल रही हैं, जिस तरीके से स्टेशन अधीक्षक ने हमें जानकारी दी। अपने कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और हल्द्वानी में कई ऐसे मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से आकर यहाँ काम करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ वो मजदूर भी हैं जो अपने आजीविका चलाने के लिए हल्द्वानी के गोला नदी में खनन का कार्य करने के लिए आए हैं। काम ठप होने से इन मजदूरों के सामने उत्तराखंड को छोड़ने के सिवाय अब कोई चारा नहीं बचता। महामारी ने इनके पूरे सपने बर्बाद कर दिए। स्थिति ऐसी है कि इन मजदूरों के पास अब खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे में ये मजदूर अपने घर वापस लौटने के लिए मजबूर हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये मजदूर मझधार में फंसे हैं। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? और हम होली कर आए थे इधर, कल लॉकडाउन लग गया, नदी में काम नहीं चल रहा, गोला बंद हो गई। हम क्या खाएं, हमारे पास पैसे भी नहीं है। हमारे बच्चे 2 घर पे रो रहे, 2 यहाँ पे रो रहे। बताओ हम कैसे घर पर जाएं? हम पैदल जाते हैं तो पुलिस वाले हमें मार मार कर रास्ते से लाल कुआं से लौटा देते हैं। बताओ हम कैसे जाएं अपने घर पर? और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।